काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती के गोलियों की कई डिबियां और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना हो सकेगा? ऐसा था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आर्य से अपनी बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह से अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है।
मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्का पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी देई ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी दे जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ऊह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली लेकर चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वो नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ढ्योड़े का था, पर ढ्योड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में ही बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बेंगे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ा पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पर पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, ये रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ढ्योड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योगी जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे।
उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वो स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वो मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वो अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वो बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही एलन, हो देखो रोवल करथईन। दूसरी बोली, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली ने कहा, दूर बोरही जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी ने कहा, तऊ हो भल तो कहूं। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरहूं बेटा, मिर्जेपुरा चढ़े हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वो न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो, आ इलाहाबाद। दूसरी ने कहा, इलाहाबाद कौन गांव हो गैया। पहली ने कहा, अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरे ने कहा, भला प्रयाग जी कहो न जानित, ले कहे कि नाही, तोरे पच के धर्म से चार दाई नहाए चुके है। ऐसो हूँ सोमवारी, और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली ने कहा, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटन, फुन ये साई तो बेचारी विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पचाहई राजघाट टिकट कटौली, मोगल की सराय उतरली ही होदे पुनः चढ़ली है। दूसरी ने कहा, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संघे रही कोने टिकनिए पर, उकर मलिकवा उतरे से कि जुदरहिए गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए, साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहली ने कहा, वो महरूआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ा होला। उसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थीं। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय दो नहीं, साहेबा देखी तो कलकत्ते ताइले मसूलिया ले ही। अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदे उतरलेन। चौथी ने कहा, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किया गुइया। तीसरे ने कहा, हम देखे रहली हो, मजिक टोपी दिहले रहलेन हो। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात तो आप भला कही। नाही भैया, हम पचे काहे कि केहू से कुछ नहीं। एक के एक अरे करत न बाय, तो दुनिया चल कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे, सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली।
कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वो ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगी कि ये क्या बात है। देखने से तो ये भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। "का भैया, जो केहू बिन टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे उन्हें ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के त बैठा देहिन और अपुआ तउन टिक्कस ले के चल दीहिन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे।" उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, "का बाबूजी, कुछ हमरो साझा रही?" इसी की बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वो चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को ही वहीं उतरना था। उससे कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, "अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो।" पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वो बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस से पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वो स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई? ये कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफतें फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। "तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है?" इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। "अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है वो तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ?" "वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो।" "नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले?" "मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डेढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो।" ये सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, "मेरे ऊपर तो जो कुछ बीती सो बीती, पर वो बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वो बहुत ही डर गई थी।" "नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे?" "हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी।" इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, "अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे।" खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।
आप सुन रहे थे राजेंद्र बाला बंग महिला की लिखी कहानी दुलाई वाली।